हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिल्कुल एक नई फ्रेश वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर सिविक्स का आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखो, ये चैप्टर बहुत ही ना इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आएगा। इसमें सिर्फ हमें डेमोक्रेसी के रिजल्ट के बारे में पढ़ना है कि अगर डेमोक्रेसी होगी तो उस जगह पर क्या होगा। ठीक है, 3-4 पॉइंट है, ज़्यादा कुछ है नहीं। चैप्टर भी बच्चों को टफ लगता है पर ये है नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को ऐसे समझाने वाला हूँ कि ये चैप्टर आपका फिर फेवरेट चैप्टर बन जाएगा। आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। तो बस बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, एक आपसे रिमाइंडर दिला दूं कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर दो और फिर आगे वीडियो देखना शुरू करो। तो देखो भाई, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। जैसा कि हमें हेडिंग ही बताती है, हम देखने वाले हैं डेमोक्रेसी के आउटकम्स, यानी डेमोक्रेसी का रिजल्ट। अब अगर किसी देश में डेमोक्रेसी है तो वहाँ पर क्या क्या होगा या क्या बातें वहाँ पर होनी चाहिए, हम उन बातों को यहाँ पर पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो पहले तो हम बात कर लें सर डेमोक्रेसी की, कि डेमोक्रेसी ही क्यों। ठीक है, तो डेमोक्रेसी सर बाकी गवर्नमेंट से बेटर है, ये आप कैसे कह रहे हैं। ठीक है, हमने अभी डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी बेटर है। अब डेमोक्रेसी बेटर क्यों है बाकी गवर्नमेंट से, ये हम देखें तो हमें पता चलेगा कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, वो इक्वलिटी कराती है सर सिटीजन्स के बीच में, सबको इक्वल पद दिलाती है, जैसा कि आपने देखा ही अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, और डेमोक्रेसी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल को इन्हेंस करती है, यानी उसकी रिस्पेक्ट देती है हर एक इंडिविजुअल को, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, क्रीड का हो, कहीं से भी हो। ठीक है, फिर डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी जो डिसीजन लेने का प्रोसेस है ना डेमोक्रेसी में, वो बहुत ही अच्छा है, उससे हमेशा सही डिसीजंस लिए जाते हैं। इस पर हम आगे भी बात करेंगे थोड़ा डिटेल में, अभी तक आप इतना ही समझिए। फिर आगे है डेमोक्रेटिक सिस्टम ना एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है हमेशा जब भी कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, कि कभी कोई लड़ाई हो गई है दो गुट के बीच में, तो जैसे डेमोक्रेटिक एक अच्छा सिस्टम है जो कि हमारा रिजॉल्व कर सकता है उस कॉन्फ्लिक्ट को। बाकी अगर डेमोक्रेसी में हमसे कोई गलती हो भी जाए, गलत डिसीजंस ले भी लिए जाए, तो फिर ये सिस्टम हमें रूम प्रोवाइड कराता है, मिस्टेक्स को सही करने का जगह देता है। जैसे कि आपने देखा हो ना, क्रिकेट में कमेंटेटर कहते हैं तो देखो यहाँ पर बैट्समैन को मिला रूम और बैट्समैन ने मारा छक्का, तो हमें ये जगह देता है। ठीक है, अब देखो, अब सर देखिए, डेमोक्रेसी तो अब हर कंट्री में है। अब हम देखें तो मोस्टली कंट्रीज़ हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं। तो क्या सर सब में डेमोक्रेसी सेम है? क्या सभी कंट्रीज़ में सब कुछ एक जैसा चल रहा है? तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर कंट्री अपने आप को डेमोक्रेटिक तो कहती है, पर वो अलग अलग केस में डेमोक्रेटिक है। ठीक है, उन्होंने आज तक डेमोक्रेसी से क्या अचीव किया है वो भी सबका अलग अलग है। कि किसी ने इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी अचीव करी, यानी वो पैसों से सशक्त हुआ। किसी ने अपना फ्रीडम वाली जो इंडिविजुअल को रिस्पेक्ट दिलानी थी वो उसमें वो पास हो पाया। ठीक है, तो सबने अभी डेमोक्रेसी से क्या क्या लिया है, अचीव कर पाए, तो वो सब भी सबका अलग अलग है। अब सर हमारे क्वेश्चन यहाँ पर उठता है इन सब बातों को देखकर कि क्या कोई ऐसी बात है सर जो सभी डेमोक्रेसीज में सेम होगी। आपने ये तो कह दिया कि सबने अलग अलग अचीव करा है, सबका अलग अलग है, लेकिन क्या कुछ ऐसा कॉमन मिलेगा हमें सब में जो सभी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हो। तो देखो, ये जो हमारा इंटरेस्ट है ना डेमोक्रेसी की तरफ, ये हमें लेकर चलता है एक बिल्कुल नए क्वेश्चन की तरफ। पहले उस क्वेश्चन को पढ़ो। वो क्वेश्चन है कि क्या सर डेमोक्रेसी सारी सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकता है, यानी उन्हें हैंडल कर सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, क्योंकि जो हमें कॉमन में मिलता है वो हर कंट्रीज़ में यही सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, सोशल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। अगर वो इन्हें हैंडल कर सकता है तो यही बात इनकी कॉमन हो जानी है। ठीक है, तो देखो हम उसे यहाँ पर समझें। देखो, जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, हमें इसे याद रखना चाहिए। ठीक है, वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो कि हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करा सकती है काम करने के लिए, बट काम हमें खुद करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिम में गए, आपको जिम वाले इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, मशीन दे सकते हैं, पर आपको वहाँ पर एक्सरसाइज खुद करनी पड़ेगी, बॉडी खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए डेमोक्रेसी हमें एनवायरनमेंट तो पुट दे देगा, पर हमें उसमें अच्छा काम करना है तो वो हमें खुद करना पड़ेगा ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी सब प्रॉब्लम एड्रेस कर सकता है, पर एक बार जब हम उसमें अच्छे से काम करेंगे तब। ठीक है, अब देखो वही बात यहाँ पे लिखी है कि कंडीशंस प्रोवाइड करेगा फॉर अचीविंग समथिंग। अब अगला पॉइंट है जो हमारा ये लास्ट दिख रहा है आपको अभी, इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न्ड विद एंश्योरिंग दैट पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स एंड पीपल हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स। तो जब हम सबसे बेसिक आउटकम जो डेमोक्रेसी का देखते हैं कि सर अगर डेमोक्रेसी है कहीं तो ये तो होना ही होना है। ठीक है, तो वो क्या होता है
कि भाई अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो हमें ये अधिकार होगा कि हम अपने मतलब रूलर को इलेक्ट करें और फिर हमारा उस पर कंट्रोल भी हो कि हम जैसा चाहें वो वैसा कार्य करें, अपने मन से नहीं, हमारे ओपिनियन से कार्य करें। तो ये तो एक सबसे बेसिक आउटकम है डेमोक्रेसी का, जो हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें देती है या होना चाहिए। तो इसलिए सबसे ठीक है। और एक और चीज़ है कि जब भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ऐसा होना चाहिए कि जब भी जो हम सिटीजन्स हैं अगर वो फील करें कि हमें वहाँ जाकर खुद पार्ट लेके कार्य करना चाहिए तो हम भी कर सकें। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक रीज़नेबल, हम कह सकते हैं, एक आउटकम हो सकता है जो कि हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट से कि सर ये बात तो अगर होनी चाहिए अगर गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो सबसे बेसिक आउटकम आपका क्या हो गया कि डेमोक्रेसी है तो वो अकाउंटेबल होगी सिटीजन्स के लिए, उनकी नीड्स के लिए रिस्पॉन्सिव होगी और उनके एक्सपेक्टेशंस पर भी उतरेगी। हम ये सब बातें कह सकते हैं या आप रूलर्स वाला पॉइंट भी यहाँ पे दे सकते थे। अब देखो भाई, हमने ये तो पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी तो हमें अधिकार है रूलर को चूज़ करने का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमारी रिस्पॉन्सिव होगी, हमारी नीड्स के लिए हमारी एक्सपेक्टेशंस को अपना एक्सपेक्टेशन मानेगी, उस पर काम करेगी। लेकिन सर क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट होती है? एफिशिएंट यानी तेज़ होती है, उसका काम करने का तरीका तेज़ है, रफ्तार है? सर नहीं है। तो सर देखो, रफ्तार तो नहीं होती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, सीधी बात अगर दो शब्दों में कही जाए। क्योंकि अब आप देखें जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती थी, जैसे राजा महाराजा वाली मोनार्की हो गई, उसमें वो अकेले थे। अगर उन्होंने कैसी कह दी इसे मृत्यु दंड तो इसे मृत्यु दंड है। लेकिन हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक में अब जज होगा, जज केस करेगा, फिर वो देखेगा, उसमें दोनों तरफ से लॉयर सबूत लाएंगे, ये सारा काम हो हवा के, और फिर एंड में जब उस पर वो पूरा आरोपी सिद्ध हो जाएगा तब जाकर हम कहेंगे कि हाँ अब इसे मृत्यु दंड दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा स्लो तो होता है, पर आप सोचिए कि क्या ये प्रोसेस स्लो है तो इसका कोई हमें डिसएडवांटेज है? डिसएडवांटेज है क्या? अब सोचो अगर राजा ने अपने मन से किसी को जानबूझकर फांसी दे दी तो वो तो गलत हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में जब हम इतने लंबे प्रोसेस, नॉर्म्स और प्रोसीजर्स के बाद किसी एक आउटकम पर पहुंचते हैं ना, रिजल्ट पे, तो वो हमेशा सही ही होता है मोस्ट ऑफ द चांसेस में। ठीक है, क्योंकि उसने इतना टाइम लिया, तो जो उसमें टाइम जाता है वो हमें वर्थ है, यानी कि उसकी देखो वहाँ ज़रूरत है। अगर वो नहीं होगा तो हम गलत डिसीजन भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है सर, जो डेमोक्रेसी है ना वो बेस है आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। तो वहाँ पर भाई देखो थोड़ा मोल भाव भी चलता है कि हर जगह थोड़ा अपना चलेगा, वहाँ पे वो लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, तो वो सब काम होकर आगे जाकर अपना काम हो पाता है। ठीक है, अब अगर हम दूसरी साइड पर देखें सर, दूसरी साइड पर क्या है, डेमोक्रेसी एंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स। तो डेमोक्रेसी हमें सर ये भी एंश्योर करती है कि जो भी वो डिसीजन लेगी, वो जो भी उसके स्टेप्स लिखे हैं प्रोसीजर को फॉलो करके लेगी, या जो भी नॉर्म्स हैं उनके तहत लेगी। नॉर्म्स यानी कंडीशंस होती हैं उनके तहत। अब देखो सिटीजन्स को ना डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में राइट होता है कि वो ये चेक कर सके, एग्जामिन कर सके कि जो डिसीजन लिया गया है क्या वो सही रास्ते से लिया गया है या नहीं लिया गया है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसपेरेंसी क्या है तो आप ये लिख सकते हैं कि इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिटीजन हैज़ द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। तो अब हमने जब ये देखा कि सिटीजन्स वहाँ पर जाके प्रोसीजर चेक कर सकते हैं, तो इससे हमें एक और आउटकम डेमोक्रेसी का मिला कि अगर किसी कंट्री में डेमोक्रेसी होगी तो सर उसमें जो डिसीजन मेकिंग होगी वो बिल्कुल प्रोसीजर से की जाएगी और हमें उसको देखने दिया जाएगा, पूरी ट्रांसपेरेंसी होगी हमारे और प्रोसेस के बीच में। ठीक है, अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से सर हम और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो हम उससे ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट करे जिससे जो सिटीजन्स हैं जब उन्हें लगे कि हमें भी पार्ट लेना चाहिए डिसीजन मेकिंग में तो वो ले सके। ठीक है, वो अपनी भी वहाँ पर जाके अपना पार्ट ले सके, इलेक्शन में खड़े हो सके, तो वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर होना चाहिए। तो अभी तक हमने 3-4 फीचर देखे, अकाउंटेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स होनी चाहिए। ठीक है, बाकी उसका प्रोसीजर उस पर वर्क करे, डिसीजन वो प्रोसीजर से लेनी चाहिए, और हमारा जो है कि अगर हमें लगता है कि हम डिसीजन मेकिंग में प्रोसेस में पार्ट लें तो हमें भी लेने देना चाहिए। तो ये सब हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी कंट्री में हमें देखना हो कि डेमोक्रेसी कितनी सफल है या नहीं है, या वहाँ पर किस लेवल की डेमोक्रेसी है, तो हम देखते हैं फ्री और फेयर इलेक्शंस की तरफ, पॉलिसीज़ की तरफ, पब्लिक डिबेट्स ऑन मेजर पॉलिसीज़ की तरफ। ठीक है, लेजिस्लेशन सिस्टम को देखते हैं कि निर्णय कैसे लिया जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट अबाउट इट्स फंक्शनिंग। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है सर वहाँ पर सिटीजन्स को कि नहीं कि वहाँ पर उन्हें ट्रांसपेरेंसी प्रोसीजर बताया जा रहा है या नहीं। तो इन सब बातों से हम डिसाइड करते हैं कि हाँ वहाँ पर डेमोक्रेसी किस लेवल की है।
अब देखो, अगर हम सक्सेस की बात करें तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हाँ सक्सेसफुल रही फ्री और फेयर इलेक्शंस सेटअप कराने में, ठीक है, सेटअप कराने में और ओपन पब्लिक डिबेट कराने में, ठीक है, या किसी मुद्दे पर यानी अब नेता खुले में भाषण कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है सर। पर इसकी एनोमालीज बोले तो मतलब इसका डिसएडवांटेजेस क्या रहे या इसकी क्या कमी हम कह सकते हैं, डिसएडवांटेज तो नहीं, कमी क्या थी सर, डेमोक्रेसी ना कमी पड़ गई इलेक्शंस की, मतलब उसने कम इलेक्शन करा पाई वो, जिससे कि क्या हुआ, हर उसको फेयर चांस नहीं मिल पाया अपना खड़ा होने का, या मतलब वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव में मौका मिलने का और आने का पावर में, ठीक है। और इन सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और वो हर छोटे बड़े डिसीजन को भी पब्लिक डिबेट तक नहीं ले जा पाए। यानी पहले पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी ने इलेक्शन फ्री और फेयर तो कराए, पर सर ज़्यादा नहीं कराए, ठीक है, जिससे कि क्या है कि हर किसी को चांस नहीं मिल पाया। दूसरा, हर छोटा बड़ा डिसीजन पब्लिक डिबेट में नहीं जाता है, बहुत बड़ा ही कोई हो तभी जाता है सर। अब सर ये हमारा एक हम कहें तो कमी रही डेमोक्रेसी की। दूसरा पॉइंट है, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में, यानी पीपल्स के संग अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने में कि भाई तुम कैसे काम करती हो, सही कर रही हो या नहीं, तो वो भाई बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इसमें तो बस हम यही कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी एक बाकी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से बेहतर है, वैसे इसमें कोई इसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है। तीसरा एस्पेक्ट था इनका, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने देखा जब वो काम में आई कि वो सेंसिटिव भी नहीं है और अटेंटिव भी नहीं है टू द नीड्स ऑफ द पीपल, ठीक है। तो बेसिकली वो लोगों की बात भी नहीं सुन रही है ढंग से, ये भी हमें एक आउटकम डेमोक्रेसी का वहाँ पर दिखा जब हमारे सामने आई बात। बट जो डेमोक्रेसी का फेवर करते हैं तो वो यही कह सकते हैं कि हाँ डेमोक्रेसी यार बाकी गवर्नमेंट से तो ठीक है ही। इसके बाद अगर हम बात करें सर करप्शन की, तो करप्शन में भी डेमोक्रेसी का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। आपको आए दिन पेपर में खबरें आती रहती है तो उससे हमें ये पता चलता है कि इसमें भी ये फेल हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें, लेकिन सर एक एस्पेक्ट ऐसा था जहाँ पर डेमोक्रेसी से बढ़िया कोई गवर्नमेंट ही नहीं है, वो था लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी क्या होता है कि कोई मतलब ये उसकी खुद की ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे लोग उसकी तारीफ़ करें। तो लेजिटिमेसी अगर हम किसी भी चीज़ की बात करें तो लेजिटिमेसी का सादा सा मतलब है कि ये उसकी खुद की मतलब लोगों की पसंद है ये गवर्नमेंट, पता नहीं क्यों, पर हाँ ये लोगों की पसंद है गवर्नमेंट। तो इसलिए ये जो फीचर है ना इस गवर्नमेंट का, वो किसी और गवर्नमेंट के पास था नहीं, ये इसकी मतलब लेजिटिमेसी कहलाती है कि ये लोगों की पसंद है। लोगों की पसंद को हम यहाँ पर लेजिटिमेसी कह सकते हैं, जो कि और किसी गवर्नमेंट के पास है ही नहीं, ठीक है। अब देखो, चाहे डेमोक्रेसी स्लो हो, लेस इफेक्टिव हो और शायद कभी कभी सही डिसीजन भी ना लेती हो, पर एक उसका जो सपोर्ट है ना, लोग चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। ऐसा सर्वे में पाया गया है, साउथ एशिया सर्वे में, कि लोगों ने कहा है कि हमें अपने इलेक्ट किए गए रूलर से ही रूल करना है। लोग चाहते हैं हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक सिस्टम हो। तो ये एक बोला जाए तो एक ऐसा पॉइंट है जो किसी भी गवर्नमेंट के पास नहीं है। ये एक लेजिटिमेसी है, उसकी खुद की एक क्षमता है, ठीक है, जो डेमोक्रेसी के ही पास है। तो इसलिए डेवलपिंग इट्स ओन सपोर्ट, जो डेमोक्रेसी अपना खुद के लिए एक सपोर्ट तैयार करती है, वो भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। तो ये थे हमारे कुछ अब डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी वाली बात थी कि क्या है वो डेमोक्रेटिक बनाती हैं, किन बातों से डेमोक्रेसी हमारी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनती है, तो हमने यहाँ पर देखी। अब हमने देख लिया कि हमारे डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए हमारी नीड्स को, और लेजिटिमेट है ये गवर्नमेंट। और हमने साथ ही साथ ये भी देख लिया कि किन किन एरियाज़ में ये फेल होती है सर, करप्शन भी नहीं है, अटेंटिव भी नहीं है, और कहें तो इलेक्शन भी नहीं करा पाती है ढंग से, और हर सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट भी नहीं है। तो वो सब भी बातें हमने देखी। अब हम एक तरीके से हमने देखा है तो एक 30% चैप्टर कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सर डेमोक्रेसी में क्या डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट देखो, डेमोक्रेसी में लोगों को इज्जत मिली है, इक्वलिटी मिली है, पर डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अगर 1950 से 2000 तक में देखा जाए, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बीच में हम कंपैरिजन करें तो डिक्टेटरशिप में रेट ऑफ डेवलपमेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डेमोक्रेसी। अब ये क्यों है? तो देखो, इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। डिक्टेटरशिप में आपको पता ही है कितनी क्रूरता होती है, तो वो सब एक प्रॉफिट को देखते हैं बाकी। और अगर हम एक सिंपल सा रीज़न देखें तो अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हम बात करें तो वो कंट्री के और सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। वो डेमोक्रेसी का उससे कोई लेना देना ऐसा खास नहीं है। वो डिपेंड करता है कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, उसकी नेबर कंट्रीज़ के साथ रिलेशन कैसे है, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो ये एक फैक्टर है जो इन सब बातों पर डिपेंड करता है। तो उसको हम डेमोक्रेसी से ना ही जोड़ें तो ही अच्छा रहेगा। देखो, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अच्छी गवर्नमेंट बनाए, सबको एक इक्वलिटी दिलाए, पर ये नहीं कर सकते कि डेवलपमेंट भी कराए। हाँ, इतना हम कर सकते हैं डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कि ये डिक्टेटरशिप से पीछे ना रह जाए, तो उसमें हमारी डेमोक्रेसी कोशिश करती रहती है।
और अगर हम थोड़ी लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में देखें ना, जो मतलब अभी डेवलपिंग हुए हैं या डेवलप हो रही हैं, तो उनके बीच में अगर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसीज के रेट में हम डेवलपमेंट में देखें अंतर, तो वो नेग्लिजिबल है। ये अंतर जो है ज़्यादा, वो तो डेवलप्ड कंट्रीज़ के बीच में है, ठीक है। तो बस हम डेमोक्रेसी से इतनी उम्मीद करेंगे कि ये अपनी कोशिश करे और पीछे ना रहे डिक्टेटरशिप से, बाकी जो है तो है ही, ठीक है। हाँ, लेकिन अब हम इस पॉइंट के पीछे सर ये तो नहीं कहेंगे ना कि डेमोक्रेसी एक बेकार सिस्टम बन जाता है, क्योंकि हम उससे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, तो वो हमारी कंडीशन फुलफिल है। हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इक्वालिटी की, अपना सबको अब बराबर मिले, रूल सब राइट्स हो, ठीक है। डेवलपमेंट हमारी ऐसी चीज़ है जो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, तो इसलिए जो भी हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हमें मिल ही जाता है। इसलिए हम डेमोक्रेसी को इसमें नहीं पीछे कहेंगे। और अगर आपसे चूज़ करने को कहा जाए सर, डेवलपमेंट चाहे डिक्टेटरशिप में ज़्यादा हो, तो आप किसे चूज़ करेंगे? तब भी आप डेमोक्रेसी को ही करिएगा, क्योंकि उसके बहुत सारे अदर आउटकम्स भी अच्छे हैं। अब हमारा आता है रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी वाला चैप्टर, वो सॉरी टॉपिक है ये हमारा, इसके बाद है। इसमें क्या बोला है कि चलो डेवलपमेंट की नहीं सोचें तो हाँ, हम ये तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं डेमोक्रेसी से कि ये जो हमारी कंट्री में इनकम में जो डिस्पैरिटीज़ हैं, कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, तो डेमोक्रेसी इसे तो सही करेगी, इसे तो ये करेगी। पर लेकिन जब हमने आगे देखा तो इसमें भी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खड़ी नहीं उतर पाती। डेमोक्रेसी जो है ना, वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस करती है, ठीक है। मतलब उसका एक जो मेन मोटिव है वो है पॉलिटिकल इक्वलिटी। वो सबको एक पॉलिटिकल अरेना में इक्वल फुटिंग पर ला रही है, यानी सबका इक्वल वेटेज है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने में। बट एट द सेम टाइम जो उसका कहें हम, जो थोड़े से ज़्यादा अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, उनकी कंट्री में टोटल इनकम में उनका प्रपोर्शन बहुत ज़्यादा है, और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इनकम में डिस्पैरिटीज़ बहुत हैं। जैसे कि अगर हम, आपने एनसीईआरटी में वो डायग्राम देखा होगा कि 10 लोग एक चेयर पे बैठे हैं और एक आदमी एक चेयर पे 10 चेयर पे बैठा है, तो वो वाला हाल थोड़ा है यहाँ पर डेमोक्रेसी में। इसलिए सर हम यही बात कहेंगे कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हुई इनकम इनइक्वालिटीज़ को कम करने में, कि जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट्स को ये पता है कि, मतलब पार्टीज़ को ये पता होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, कि हमारा एक जो पुअर सेक्शन है वो कितना बड़ा वोट, मतलब उसका प्रपोर्शन है वोटिंग में, तब भी वो लोग उनकी बातों पर ध्यान ऐसा नहीं देते हैं जितना हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। पर क्या करें, जो चल रहा है वो चल ही रहा है, तो उसे हम सुधारने के लिए आगे कुछ कदम उठाएंगे। अभी तो हमारा ये टॉपिक यह ख़त्म होता है, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। उससे पहले अब हमने यहाँ देख ही लिया कि हमने 2 बातों पर डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करा, डेवलपमेंट में और यहाँ पर, तो वहाँ ये खरी नहीं उतरी। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे डेमोक्रेसी से हारमोनियस एंड सोशल लाइफ। टॉपिक है हमारा एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, के मतलब अलग अलग रीजन्स को, क्या अलग अलग धर्म के लोग डेमोक्रेसी में आराम से रह सकते हैं क्या? जैसा कि हमने देखा कि हिटलर डिक्टेटर था, तो उसने मतलब जीव्स के संग बहुत बुरा करा था, तो कैसा डेमोक्रेसी में ऐसा है कुछ, या सब अच्छे से रह सकते हैं? तो देखो भाई, हम डेमोक्रेसी से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक सोशल हारमोनियस लाइफ हो, यानी सब हंसी हंसी खुशी रहें, ठीक है, अपना बढ़िया तरीके से। अब देखो, कोई भी ऐसा सिस्टम तो है नहीं जो बिल्कुल ही सारे डिफरेंसेस को या कॉन्फ्लिक्ट्स को एकदम ख़त्म कर देगा, पर डेमोक्रेसी, हाँ, पर हम उन सिस्टम को देखो नेगोशिएट कर सकते हैं, हम उन सिस्टम को रिजॉल्व कर सकते हैं धीरे धीरे। तो वह करने के लिए डेमोक्रेसी हमारा एक बेस्ट सिस्टम है जो कि ऐसा आउटकम हमें दिला सकता है जो हमें चाहिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में ऐसी एबिलिटीज़ है, ये हैंडल कर सकता है सोशल डिविजन्स, ठीक है, डिफरेंसेस को एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को। लेकिन वो जब ही कर सकता है, जैसा कि अगर आपने श्रीलंका वाला केस देखा था, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी तो आई, पर वहाँ पर वो रूल बाय मेजोरिटी का हल्ला मच गया। तो उसके लिए हमें 2 कंडीशंस एग्री करानी पड़ेंगी हमारी डेमोक्रेसी में, तभी हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी हमें सोशली हारमोनियस लाइफ अच्छी दे सकती है। वो क्या है? हमें डेमोक्रेसी में ये समझना पड़ेगा कि रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये नहीं सिर्फ मेजोरिटी ही का रूल रहेगा, मेजोरिटी माइनॉरिटी के संग वर्क करेगी, जिससे कि गवर्नमेंट को जनरल व्यू मिल पाए, दोनों पक्षों की बात मिल पाए, ठीक है। तो जब ही एक अच्छा काम होगा। और मेजोरिटी और माइनॉरिटी के जो ओपिनियंस होते हैं वो कभी भी परमानेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है सर कि रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये नहीं है कि जो लोग मेजोरिटी हैं इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन के, अगर किसी कंट्री में हिंदू ज़्यादा है तो हिंदुओं का राज चलेगा, या किसी कंट्री में हिंदी बोलने वाले लोग ज़्यादा है तो उनका राज चलेगा, ऐसा नहीं। रूल बाय मेजोरिटी का मतलब है कि इन एवरी डिसीजन और इलेक्शन, ठीक है, जो हर मतलब डिसीजन लेने में या इलेक्शन में हमारे जो लोग हैं वो ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उनको राइट है, और फिर वो मेजोरिटी भी बना सकते हैं। मेजोरिटी यानी कि जिस ग्रुप में ज़्यादा लोग होंगे जो मतलब उस बात से ज़्यादा सहमत होंगे, अब ज़्यादा की बात ही तो मानी जाएगी, ठीक है, ज़्यादा लोगों की बात नहीं मानी जाएगी, जो ज़्यादा एक ओपिनियन को प्रेजेंट कर रहे होंगे कि इस ओपिनियन पे हमें वर्क करना है, उन लोगों की बात मानी जाएगी, ठीक है।
मान के चलिए आपकी 2 पॉलिसीज़ उतरी हैं इलेक्शन में, आपको किसी एक को चुनना है, तो जिस पॉलिसी को ज़्यादा लोग चुन रहे होंगे उसको हम आगे जाके अपना एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो वो है यहाँ पर रूल बाय मेजोरिटी का मतलब ये नहीं कि हम पहुँच गए लेकिन हाँ भाई हिंदू ज़्यादा, हिंदू ही राज करेंगे हिंदुस्तान पर, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो डेमोक्रेसी की एबिलिटी है सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने की, वो एक उसका डेफिनेट प्लस पॉइंट बन जाती है, जो कि हमारा किसी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के पास तो है ही नहीं सर। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के अपने आखिरी टॉपिक की तरफ। अब देखो, फॉर सोसाइटी विच रिमेन्स अंडर सबॉर्डिनेशन फॉर सो मेनी ईयर्स इट इज़ नॉट ईजी टू प्रोवाइड इक्वलिटी टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे इंडिया में कितने साल अंग्रेज़ों ने शासन करा, और फिर अब देखिए डिग्निटी हम प्रोवाइड करा रहे हैं। देखो, कम से कम डेमोक्रेटिक सिस्टम ने इसे अपने प्रिंसिपल में तो डाला है, क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यही है कि और सब में इक्वलिटी हो, पॉलिटिकल इक्वलिटी हो, वुमेन्स इक्वल हो, सब ठीक है। पर ये अभी अचीव हो पाया है अलग अलग डेमोक्रेसीज में थोड़े थोड़े अमाउंट में, ठीक है। हमें ये नहीं कह रहे कंप्लीट हो चुका है, पर हाँ अब देखो जो साल इतने अंडर किसी के शासन में रहा वहाँ पर इतना आसान तो नहीं है ना किसी सबको एकदम इक्वल कर देना। थोड़ी दिक्कतें आती हैं जो अभी आप नहीं समझेंगे, अगर आप आगे पढ़ेंगे इसमें और अच्छे से तो आपको समझ आएगी, ठीक है। तो अभी हम उन दिक्कतों को फेस करते जा रहे हैं, लेकिन हम अपना काम करते जा रहे हैं। अब अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो पहले अभी तक वुमेन्स के लिए कोई ऐसा रूल ही नहीं था कि वुमेन मैन के इक्वल है। हमारा तो हमेशा मेल पैट्रियार्क समाज चलता रहा है, लेकिन अब वुमेन्स के लिए डेमोक्रेसी ने क्या कर दिया, डेमोक्रेसी ने कहा कि इक्वलिटी ऑफ वुमेन तो हमारा एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट है, वुमेन्स बराबर हों ये तो हमारा एक बिल्कुल एक मस्ट पॉइंट है। तो इससे क्या हुआ, वुमेन्स को आसानी मिली स्ट्रगल करने में अगेंस्ट व्हाट इज़ अनएक्सेप्टेबल लीगली। तो पहले वुमेन्स मतलब ऐसे ही स्ट्रगल करती रहती थी, जैसा कि आपने नेशनलिज्म इन इंडिया में भी पढ़ा हो। तो फिर लोगों ने गांधी जी से क्या कहती थी कि वो तो चौके चूल्हे के लिए है, लेकिन अब नहीं, अब डेमोक्रेसी ने कह दी है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वुमेन्स का भी इक्वलिटी है, सब कुछ है। तो अब वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, तो अब वुमेन्स को भी अपने स्ट्रगल करने में आसानी रहेगी। नहीं तो अब पहले तो उनका कोई प्रिंसिपल ही नहीं था, वो तो प्रिंसिपल के लिए लड़ रही थी, अब प्रिंसिपल तो उन्हें मिल चुका, अब तो क्या है वो सीधे जाके केस फाइल करा सकती हैं कि हाँ हमें इक्वलिटी नहीं मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं तो अब स्ट्रगल करना आसान हो गया वुमेन्स का भी, ठीक है। अब अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम में, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, तो ये बहुत करना मुश्किल था, क्योंकि वहाँ पर इसको कोई लीगल और मोरल फोर्स ही नहीं था, वहाँ पर ये कोई प्रिंसिपल बना ही नहीं था। वहाँ पर वो कहते क्या भाई तो ये तो है ही नहीं ना हमारे संविधान में तुम वुमेन्स का इक्वल, तो वो लोग ऐसे कह के इन्हें मतलब नहीं करते अलाउ। अब देखो यही हमारा कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ में था, डेमोक्रेसी ने अब इसे भी कहा है कि सब कास्ट इक्वल हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट जिन जगहों पर अभी भी ये है, कुछ जगहों पर कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़, तो वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पर लीगल और मोरल फाउंडेशंस की कमी है। एक तो वहाँ के लोगों की सोच ऐसी है, और अभी हमें थोड़ा इस पर और वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात यही है। अब देखो हम ये अब कंक्लूजन पढ़ रहे हैं चैप्टर का। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ डेमोक्रेसी ऑल्सो फंक्शन एज द क्राइटेरिया फॉर जजिंग एनी डेमोक्रेटिक कंट्री। कि जो डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन है ना, इसको भी हम ये ऐसे फंक्शन करता है कि हम इसको भी ऐसा जज कर सकते हैं कि कितनी कैसी है वहाँ पर डेमोक्रेसी। जितनी लोगों की ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी उसका मतलब है डेमोक्रेसी उतनी अच्छा वर्क कर रही है, जितनी कम है यानी लोग बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे। अब आप सोचिए ना कि लोगों की एक डिमांड ख़त्म होती नहीं है डेमोक्रेसी से, दूसरी डिमांड उठा देते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेसी का टेस्ट कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। अगर हम लोगों के पास जाते हैं कि बताइए आपकी डिमांड्स क्या हैं, तो लोग हमेशा अपनी कुछ ना कुछ डिमांड बता ही देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहें ना इस बात को, तो ये एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है। कैसे कि इससे हमें पता चल रहा है कि लोग अब अपने आप देश का नागरिक समझ रहे हैं, ठीक है। वो एक सादा एक आदमी से उठकर एक वो सिटीज़न की पोस्ट पर आ गए हैं अब, कि वो अपने आप को समझते हैं कि हाँ उनके वोट से अब पूरे इलेक्शन में खेल बदल सकता है, ठीक है। तो वो लोग अपने आप को एक तरीके से एक्टिव मेंबर मान रहे हैं कंट्री का। नहीं तो पहले तो हमें नेशनलिज्म क्रिएट करने में ही बहुत टाइम लग गया था, ठीक है, आपने पढ़ा है हिस्ट्री में। तो डेमोक्रेसी का ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लोगों का उसके प्रति खुद की जो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, ये इसका एक खुद का एक टेस्टिमनी है, गवाही है उसकी सक्सेस की, ठीक है। तो इसी के साथ हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक अच्छी गवर्नमेंट है, वो काम कर रही है। हाँ कुछ पॉइंट में वो पीछे है, कुछ में अभी कम है, पर हाँ समय के साथ साथ ये सब सही होता जाएगा। अब आप सभी की से एक ही ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी ये जो कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज़ है ये सब है, तो इनके प्रति आप एक मन में लीगल फाउंडेशन क्रिएट करिए कि हाँ सब लोग इक्वल होते हैं, तो जिससे कि जब हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। देखो मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी चैप्टर खत्म हो गया, पर हाँ हो चुका है। और अगर किसी को चैप्टर नहीं समझ आया और किसी में डाउट हो ना, तो प्लीज़ कमेंट में अपना टॉपिक दो, प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। मैं बिल्कुल रिप्लाई दूंगा, आपका पूरा डाउट सॉल्व करूंगा, ठीक है।
और अगर आपको कोई और पॉइंट हो लेकर मन में तो प्लीज़ उसको भी आप कमेंट में बताओ। हाँ, अगर आपको लगा कि मुझे समझ आया या मुझे ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।